वन, दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन चैप्टर साउंड और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फ्री वाइब्रेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में। तो आपको जैसे कि पता है कि साउंड वेव्स जो जनरेट होती हैं वो किसी भी पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की वजह से ही होती हैं। जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है उसकी वजह से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस कि फ्री और नेचुरल वाइब्रेशंस होते क्या है। तो यहां पर क्या होता है कि आपको जैसे कि पता है कि कोई भी पार्टिकल एक मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता है और अगर उसका वाइब्रेशन विद द टाइम एज इट इज रहता है, मींस उसके एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड आपको पता है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर या नीचे आप वाइब्रेट कर रहे हो पार्टिकल को, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का होता है फ्रॉम द मेन पोजीशन, उसी को आप क्या कहते हो, एम्पलीट्यूड कहते हो। तो अगर टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड में कोई फर्क नहीं आता है, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड एज इट इज रहता है वाइब्रेशन का, देन इट इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन और नेचुरल वाइब्रेशन। तो इसमें अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं टाइम पीरियड और किसके बीच में, एम्पलीट्यूड के बारे में, ये एम्पलीट्यूड हो गया, वाई एक्सिस पे हम एम्पलीट्यूड बना रहे हैं, या आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट जितना हो रहा है पार्टिकल का, और ये टाइम पीरियड के बीच में। तो आपको पता है कि जो पार्टिकल होगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, पहले पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, इस तरीके से ये पार्टिकल का वाइब्रेशन होता रहेगा। तो इस तरीके का वाइब्रेशन आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। तो जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल होता है जो आपका पेंडुलम होता है। तो पेंडुलम क्या है, एक नेचुरल वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है अगर आप उसको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करो किसी भी पेंडुलम में, क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता जाता है। तो इसीलिए अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर लें तो पेंडुलम जो है वो फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के साथ मूव करता रहता है। तो ये क्या है, ये एक फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन का एग्जांपल है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, पार्टिकल यहाँ पे आगे नहीं जा रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे शो कर रहा है और एक्स एक्सिस पे टाइम शो कर रहे हैं। हम एक्स एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं शो कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो रहा है और टाइम आगे बढ़ता जा रहा है। तो पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होगा, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस पे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, तो इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा किसी भी फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन में। तो ये फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन का ध्यान रखिए, इसमें एम्पलीट्यूड एज इट इज रहेगा फॉर एवर। तो ये चलता जाएगा ये वाइब्रेशन। अगर पेंडुलम का हम एग्जांपल ले लें तो फॉर एवर ये चलता जाएगा अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो। दूसरी चीज आती है आपकी डैम्प्ड। ये डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, ड्यू टू एनर्जी लॉसेस, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि एनर्जी लॉस ना हो, बहुत मुश्किल होता है कि आप एनर्जी लॉस ना करो। तो एनर्जी लॉस होने की वजह से जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, एम्पलीट्यूड जो होता है वाइब्रेशन का वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो ये किस तरीके से प्लॉट होगा, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो ये हो गया आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, क्योंकि देखिए पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी लूज करते जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और इसको हम क्या कहेंगे, डैम्प्ड वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो और उसको छोड़ देते हो, तो पहले वो वाइब्रेट करेगा, या फिर स्ट्रेच करके छोड़ देते हो तो पहले वो वाइब्रेट करेगा, धीरे धीरे उसका वाइब्रेशन कम होता जाएगा और एक टाइम होगा वो रुक जाएगा किसी बहुत लंबे टाइम के बाद। तो इस तरीके के वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड का मतलब ही यही होता है कि जो वाइब्रेशन होगा वो कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। अब ध्यान रखिए, फ्री वाइब्रेशन में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं। फ्री वाइब्रेशन, इसीलिए उसका नाम ही फ्री वाइब्रेशन है, वो अपने आप ही होते जा रहा है। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या है, हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे तभी भी अपने आप ही कम होते जा रहा है, धीरे धीरे उसका जो इफेक्ट है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब बात करते हैं हम फोर्स्ड वाइब्रेशन की, कि ये फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होता है विच इज ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्स, एनी एक्सटर्नल एजेंसी। आप कोई एक्सटर्नल इफेक्ट डालते हो, कोई एक्सटर्नल एफर्ट डालते हो उस वाइब्रेशन के लिए, दैट वाइब्रेशन इज नोन एज
फोर्स्ड वाइब्रेशन, नाम ही सजेस्ट कर रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जैसे कि आपका गिटार, स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार। तो गिटार में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तब जाके वो वाइब्रेट होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें जो आपका स्पीकर होता है, तो स्पीकर का जो डायफ्राम होता है, आपको पता है कि आप अगर वहां पे कुछ बोलोगे तो जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक वो वाइब्रेट नहीं करता है। वो वाइब्रेट कब करेगा, जब आप कुछ बोलोगे। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं, तब जाके वो वाइब्रेशन हो रहा है। हम एक्सटर्नल एफर्ट अगर नहीं डालेंगे तो वो वाइब्रेशन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके की वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये 3 तरीके के वाइब्रेशंस आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है फ्री वाइब्रेशन, या जिसको आप नेचुरल वाइब्रेशन भी कहते हो। दूसरा है डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन में आप समझ गए कि जो एम्पलीट्यूड रहता है ये एज इट इज रहता है, तो ये हमेशा चलता रहेगा जब तक अगर आप कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं करोगे। तो ये नेचुरल वाइब्रेशन ऐसे चलता रहेगा। डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि ये कुछ टाइम के बाद ही वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है। और फोर्स्ड वाइब्रेशन यानी कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन हो गया। अब हम बात करते हैं रिजोनेंस की, कि ये रिजोनेंस होता क्या है। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं आपस में, तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहा है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उसके साथ वाइब्रेट कर रहा है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो उनके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट कर रहा है, सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। जो आप एक्सटर्नल वाइब्रेशन यूज करते हो, एक्सटर्नल फोर्स यूज करते हो, तो एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है और उस ऑब्जेक्ट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अगर दोनों इक्वल हैं, देन इन दैट केस क्या होगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीजेस, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या कहा मैंने। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, राइट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं रिजोनेंस का। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट लिया, मान लेते हैं हमारे पास ये हमने एक स्ट्रिंग ली, राइट, उस पे हमने बांध दिए 2-4 बॉब्स, मान लेते हैं ए है, राइट, पेंडुलम की तरह, ये बी हो गया, इसकी लेंथ थोड़ा कम कर देते हैं, चलो सी की लेंथ और ए की लेंथ बराबर कर देते हैं, तो मान लेते हैं सी और ए की लेंथ और डी की लेंथ थोड़ा ज्यादा कर देते हैं हम, राइट। अब अगर आप ए को वाइब्रेट करना शुरू करोगे, केवल ए को, हमने क्या किया, केवल ए को वाइब्रेट करना शुरू किया, इसकी वजह से आप देखोगे यहां पे फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा, किस पे, सी पे। तो जो मैंने क्या कहा कि अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी भी बॉडी की अगर वो मैच करती है, तो इसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिजोनेंस की कंडीशन। तो देखिए क्या होता है, अगर आप ए को वाइब्रेट करना शुरू करोगे, मींस ए को आपने मूव करना शुरू किया, तो ए अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, उसके साथ साथ बी और सी और डी तीनों करने लगेंगे। लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड किसका होगा इन तीनों में, इन तीनों में सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा सी का। क्यों सी का सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि सी की लेंथ और ए की लेंथ, दोनों की लेंथ सेम है। और आपको पता है जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आपने पढ़ा है, दैट इज 1/2 पाई इंटू रूट L/G, राइट। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। और आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी जो होगी, फ्रीक्वेंसी जिसको आप F से भी डिनोट कर सकते हो या न्यू से डिनोट करते हो, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो इसका मतलब जो इसका टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी है किस चीज पे डिपेंड करती है, डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L। तो जिसकी लेंथ सेम होगी, इसकी और इसकी लेंथ सेम है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स आपने किस पे लगाया था, फोर्स वाइब्रेशन आपने किस पे किया, ए पे लगाया, तो जो फोर्स वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की इन पेंडुलम सी, वो दोनों मैच कर रहे हैं। अब बी और डी की इतनी ज्यादा नहीं होगी, इनमें रिजोनेंस की कंडीशन नहीं बन पाएगी। रिजोनेंस की कंडीशन किस में बनेगी, सी में। बी और डी में रिजोनेंस की कंडीशन क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि बी और डी की लेंथ ए से अलग है, तो इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से अलग है, तो यहां पे रिजोनेंस की कंडीशन नहीं बन पाई। तो बी और डी में तो रिजोनेंस नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए इनमें
वाइब्रेशन इतना ज्यादा नहीं होगा, इनका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सी का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बन रही है रिजोनेंस की कंडीशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये रिजोनेंस की कंडीशन कैसे बनी। तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है ये रिजोनेंस की कंडीशन का। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास एक वेसल होता है, इस वेसल में आप वाटर फिल कीजिए, इसमें आपने पानी भरा है, राइट, इसमें आपने पानी भरा है विद द हेल्प ऑफ अ रिजर्वायर। तो इस रिजर्वायर से आप पानी के लेवल को क्या करते हो, बैलेंस करते हो। बड़ा सा कोई रिजर्वायर है, इस बड़े से रिजर्वायर में एक छोटे से वेसल में आप क्या करते हो, पानी के लेवल को कंट्रोल करते हो, ऊपर नीचे करते हो। तो आप क्या देखोगे, हम यूज करते हैं यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क कुछ नहीं होता, एक फोर्क टाइप का होता है, इस तरीके का एक शेप होता है, इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। तो इसको आप अगर वाइब्रेट करोगे, इसको अगर आप बीट करोगे, हल्का सा बीट करोगे तो बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है, तो इससे साउंड प्रोड्यूस होता है हल्का सा। तो यहाँ पे अगर आप ट्यूनिंग फोर्क को बीट करोगे तो यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क का साउंड होगा, जैसे जैसे आप वाटर लेवल पे चेक करोगे तो अलग अलग वाटर लेवल पे अलग अलग साउंड आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अलग अलग वाटर लेवल पे अलग अलग साउंड क्यों आता है इस ट्यूनिंग फोर्क का? वो इस वजह से आता है क्योंकि साउंड वेव्स यहां से होती हैं रिफ्लेक्ट, राइट। और अलग अलग हाइट पे, क्योंकि अलग अलग डेप्थ पे वाटर की वो जो फ्रीक्वेंसी होगी उस साउंड वेव की वो अलग अलग होगी। तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी और जो आपने फोर्स वाइब्रेशन करवाए किससे, ये ट्यूनिंग फोर्क से, दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच करते तो आपको उस समय तेज साउंड सुनाई देता है। और अगर इसको आप कम कर देते हो, मीन्स वाटर लेवल चेंज करते हो, तो कभी आपको कम साउंड सुनाई देगा, कभी ज्यादा। सेम आपने एक और चीज नोट की होगी, जब आप पानी भरते हो ग्लास में थोड़ा हाइट से, तो आपने देखा होगा कि आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग साउंड सुनाई देता है। कभी आपको बहुत कम साउंड सुनाई देगा, कभी तेज, फिर धीरे धीरे कम होता रहता है, फिर धीरे धीरे तेज होता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस टाइम पे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करेगी किसके साथ, फोर्स वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से, तो उस समय आपको तेज साउंड सुनाई देगा ड्यू टू द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। तो ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है रिजोनेंस का। तो आई होप कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं रिजोनेंस का। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम रिजोनेंस के। तो ब्रिज में आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ट्रूप होता है सोल्जर्स का, तो जब भी वो स्टेप मैच करके चलते हैं, आपको पता है जब वो दौड़ते हैं या चलते हैं तो वो स्टेप मैच करके चलते हैं, लेकिन जब वो ब्रिज पर चल रहे होते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उनको स्टेप ब्रेक करने के लिए बोला जाता है, एक स्टेप्स में स्टेप मिला के नहीं चलते हैं वो। रीजन क्या है, सेम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हुआ, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको कहोगे, आपकी जो नेचुरल वाइब्रेशन है और जो फोर्स वाइब्रेशन है, दोनों की अगर मैच करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं ब्रिज है, राइट, ब्रिज पे लोग चल रहे हैं, ओके, और अगर उनके स्टेप्स मैच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, सेम हो रही है, और इसकी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी ऐड हो गई। तो ये जो एम्पलीट्यूड होगा ब्रिज का, ये इंक्रीज होने लगेगा, ब्रिज क्या होने लगेगा, हिलने लगेगा, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ब्रिज ब्रेक हो सकता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि उनको स्टेप मैच करके चलने के लिए नहीं कहते हैं, स्टेप ब्रेक करके चलने के लिए कहते हैं, ताकि फ्रीक्वेंसीज मैच ना हो, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी ना गेन कर ले। तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है रिजोनेंस का। उसके अलावा रिजोनेंस आपका एक डिवाइस होता है सोनोमीटर, वहां पे भी आप क्लास 11-12 में उसके बारे में पढ़ोगे, तो क्लास 11th में आप सोनोमीटर के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, तो वहां पे भी हम रिजोनेंस का यूज करते हैं। देन उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल और है आपके पास, जो आपका रेडियो होता है, जैसे आपने FM वगैरह देखा होगा, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ही यूज करते हैं, कि उसकी फ्रीक्वेंसी आपके डिवाइस की फ्रीक्वेंसी और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, उस पर्टिकुलर सिग्नल की, वो अगर मैच करती है, दैट इज द कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। वहां पे आपका सिग्नल एकदम क्लियर आता है, आपको क्लियर साउंड सुनाई देता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिजोनेंस के, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि वाइब्रेशंस क्या होते हैं और रिजोनेंस की कंडीशन क्या होती है। काफी अमेजिंग कंडीशंस होती है रिजोनेंस की, और इससे आपको काफी अमेजिंग रिजल्ट्स, काफी स्ट्रेंज रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम रिजोनेंस का यूज भी कर सकते हैं और रिजोनेंस क्या इफेक्ट डालता है। तो बहुत ही स्ट्रेंज इफेक्ट रिजोनेंस की वजह से हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट्स में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।